हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन थर्मोडायनेमिक्स। कि थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है। जनरली यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वाई when a strong acid and a strong base neutralize each other there is always 57.1 kilojoule energy is released। कि क्यों अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो उसकी न्यूट्रलाइजेशन से हमेशा 57.1 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम एक वीक एसिड या एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, वीक बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, या दोनों वीक एसिड वीक बेस लेते हैं, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -57.1 से क्या होती है, कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है। स्टूडेंट, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी यहाँ पे क्या होगी स्टूडेंट, रिलीज होगी कब, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड completely neutralized by 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर हम एसिड का और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस को मिक्स करते हैं तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं स्टूडेंट, क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मैंने क्या लिया, NaOH लिया जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और एक मैंने ले लिया HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब इनको मिक्स किया तो क्या साल्ट बनेगा, आपको पता है NaCl क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा, और प्लस क्या बनेगा, वाटर। और इस टाइम पे जो एंथैल्पी ऑफ चेंज होगा, वो क्या होगा, 57.1 किलो जूल पर मोल। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 57.1 किलो जूल रिलीज हो रही है। नेगेटिव का मतलब है कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो क्वेश्चन राइज हो रहा है यही क्यों हो रहा है। या मान लो मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस ही ले लेता हूँ NaOH, और एक मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेता हूँ दूसरा H2SO4। तो इस केस में क्या बनेगा, इस टाइम में आप कहेंगे सर सोडियम सल्फेट प्लस 2H2, मगर इस केस में भी डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, 57.1 किलो जूल पर मोल। तो ऐसा क्यों हो रहा है। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्हें ये डाउट हो कि सर पहले तो हमें ये बता दो कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते क्या हैं। तो स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, विच कंप्लीटली डिसोशिएट into its ion in aqueous solution। यानी जो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाए। जैसे मान लो मैंने HCl की बात कर रहा हूँ, HCl को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली हाइड्रोनियम आयन और प्लस Cl नेगेटिव आयन में डिसोशिएट हो गया। और सिंपली हम इसको ऐसे लिख देते हैं H पॉजिटिव, नीचे लिख देते हैं एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या हो गया, कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया। किसके अंदर, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। यहाँ एक्वस लिखना जरूरी होता है स्टूडेंट। क्यों जरूरी होता है, इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम की वीडियो देखनी पड़ेगी कि एक्वस का मीनिंग क्या है। ये हाइड्रेटेड आयन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कंप्लीटली क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया। बट अगर कोई वीक एसिड है, अब वीक एसिड कौन से होते हैं, अगर हम बात करें भाई वीक एसिड क्या है, तो हम कहेंगे वीक एसिड्स आर दोज एसिड विच डू नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू इट्स आयन, देयर इज ए इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिसोशिएटेड आयन एंड अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करता हूँ CH3COOH, इसको जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं स्टूडेंट, तो देयर इज ए इक्विलिब्रियम बिटवीन द एसीटेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम जनरेट हो गया। किसके किसके बीच में, एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम। ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहा है, बना उसके बाद ये फिर जुड़ गया, दोबारा आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रही। तो जहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन ना हो वो वीक,
इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं बेस की कि सर स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। सेम वही बात, स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएं, जैसे कि आपका NaOH है, KOH है। इनको जब हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। मगर अगर मैं वीक एसिड की बात करूं, वीक बेस की बात करूं, तो वीक बेस क्या है स्टूडेंट, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मैंने वाटर में डाला तो क्या बन गया, अमोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। ये भी एक्वस है, एक्वस तो आपने हर जगह लगाना है। मगर ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल। ये क्या है, इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है बिटवीन द डिसोशिएटेड आयन एंड अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल। तो ये आपको यहाँ पे समझने वाली बात है कि स्ट्रॉन्ग के केस में केवल हम फॉरवर्ड का एरो दिखा रहे हैं, मगर वीक के केस में हम इक्विलिब्रियम का एरो दिखा रहे हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता। तो जो इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं उन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए उन्हें स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा वीक एसिड और वीक बेस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आप कहेंगे कि सर वही वाली बात कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं उसको। मान लीजिए मैं NaOH की बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीटली आयन में टूटा हुआ है। इसी तरह HCl की बात करूँ तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो जो रिएक्शन होगी क्या बनेगा, NaCl इज ए साल्ट, और ये कंप्लीटली अपने आयंस में टूटा रहता है। मगर जो वाटर बनता है ना स्टूडेंट, ये क्या होता है, वीक होता है। तो वीक होने की वजह से कंप्लीटली आयंस में डिसोशिएट नहीं होता। और अगर अब हम आयन को कैंसिल करें, ध्यान से देखिए आप, अगर हम आयन को कैंसिल कर दें, जैसे इसका Na पॉजिटिव, इसके Na पॉजिटिव, आयन को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। इसी तरह इसका Cl नेगेटिव, इसके Cl नेगेटिव। तो एक्चुअल में ध्यान से देखिए तो रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, क्या बन गया, वाटर। और जब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन को मिलाकर हम वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, एक फिक्स रिएक्शन होती है, तो आपको पता है उसमें फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी का क्या होगा, चेंज होगा। और ये क्या होता है, -57.1 किलो जूल। अब आप कहेंगे सर अगर मैं दूसरा एसिड ले लूँ कोई, तो देख लेते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए मैं बेस ले लेता हूँ आपका KOH, ठीक है ना, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। और दूसरा एसिड ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। मगर अब मेरे पास 2H पॉजिटिव है तो 2 OH नेगेटिव चाहिए, तो 2K पॉजिटिव और 2 OH नेगेटिव बन गया। अभी आपस में मिलके बनेंगे क्या, एक तो बन जाएगा पोटाशियम सल्फेट यानी K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, और प्लस क्या बनेगा, वाटर। वाटर कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता आयंस के अंदर। तो अगर हम एक कॉमन आयन की बात करें, यहाँ से K पॉजिटिव और K पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गए, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। यहाँ से सल्फेट आयन को कैंसिल कर देगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है कि 2OH नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स 2H2O, यहाँ बैलेंस नहीं है। अब यहाँ पे अगर दो को कॉमन ले ले तो क्या हो गया, OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स H2O, यानी एक फिक्स रिएक्शन वही हो रही है जो वहाँ पे थी। तो ओवरऑल रिएक्शन तो आपकी यही हो रही है ना, 57.1 किलो जूल एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। क्योंकि जब भी हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो एसिड का H पॉजिटिव और बेस का OH नेगेटिव ये मिलके वाटर बना रहे हैं, और एक पर्टिकुलर रिएक्शन में हमेशा फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। दैट्स वाई व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन विद ईच अदर देयर इज ऑलवेज 50 माइनस वर्ड तो केवल इसलिए बता रहे हैं कि रिलीज हो रहा है। देयर इज ए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज 57.1 किलो जूल पर मोल हो जाती है। क्लियर है स्टूडेंट। अब आप कहेंगे सर मान लो मैं एक वीक एसिड ले लूँ और स्ट्रॉन्ग बेस ले लूँ तो क्या होगा, कल के देखते हैं। मान लीजिए मैंने वीक एसिड ले लिया, अब ये कंप्लीटली तो आयन में टूटेगा नहीं, और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो बनेगा क्या, साल्ट। कौन सा बनेगा, सोडियम एसीटेट। अब ये भी क्या साल्ट है, तो ये कंप्लीटली अपने आयंस में टूटेगा, प्लस वाटर। वाटर पूरा नहीं टूटेगा। अब ध्यान देने वाली बात है बेटा कि यहाँ पे आयन कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, जैसे Na पॉजिटिव ये तो हो गया, मगर एसीटेट आयन कैसे होगा, अब ये कंप्लीटली तो टूट नहीं रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब मैं चाहता हूँ कि जितने एसीटेट आयन यहाँ पे हैं उतने ही एसीटेट यहाँ पे हो, या फिर जितने OH नेगेटिव यहाँ पे उतने H पॉजिटिव है यहाँ पे हो। तो इसके लिए मुझे इसे कंप्लीट डिसोसिएशन करनी पड़ेगी।
इस केस में मुझे इसको कंप्लीट डिसोसिएशन करने के लिए 1.9 किलो जूल एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। और अब जब मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ रही है तो ये कंप्लीटली टूट हो रहा है और फिर बाद में क्या होगा, ये इससे क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा और ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स वाटर। अब इस केस में एनर्जी रिलीज कितनी होती है, -57.1, मगर ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, क्योंकि आपने पहले इतनी दी है ना 1.9, तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो जाएगा, -57.1 प्लस 1.9, तो क्या हो गया 2 पॉइंट और ये 55.2 किलो जूल पर मोल। यानी इस केस में जो एनर्जी का रिलीज होगा वो -55.2 किलो जूल होगा। इसी तरह अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं स्टूडेंट और HCl ले लेते हैं, तो इस केस में जब ये कम्प्लीटली डिसोशिएट होता है अपने आयन में, तो इस केस में याद रखना, थोड़ा सा आपको डाटा याद रखना पड़ेगा कि डेल्टा जो हमें देना पड़ता है वो 5.6 किलो जूल देना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, -57.1 प्लस 5.6, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड केस में भी। तो ओवरऑल हो क्या रहा है कि अगर एक वीक एसिड है या एक वीक बेस है तो उसमें आयंस को कम्प्लीटली डिसोसिएशन के लिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी 57.1 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए जब एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड या दोनों वीक एसिड वीक बेस लेते हैं तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन 57.1 किलो जूल पर मोल। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है और एनर्जी का क्या फैक्टर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और इस सीरीज़ की थर्मोडायनेमिक्स की इससे पहले की सारी वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। रोज़ एक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप इसको कंटिन्यूटी मेंटेन रखें। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।